हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद एनजे व्यूज़ पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्राचीन इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है वर्धन वंश। दोस्तों, ये टॉपिक पढ़ने से पहले आपने गुप्त वंश पढ़ा होगा। गुप्त वंश के पतन के साथ साथ हमें जो नया साम्राज्य, एक विशाल साम्राज्य देखने को मिलता है वह मिलता है हमें वर्धन वंश का। तो ये दोस्तों छठी या सातवीं शताब्दी के आसपास में इस साम्राज्य का उदय होता है तथा यह साम्राज्य जो है वो आपका पूरे उत्तर भारत में तथा नर्मदा नदी के तट तक की, दक्षिण में नर्मदा नदी के तट तक की इनका साम्राज्य फैला होता है। पुष्पभूति वंश इस वंश के संस्थापक थे। दोस्तों, जो वर्धन वंश था या पुष्यभूति वंश था, तो इस वंश के जो संस्थापक थे वो थे पुष्यभूति। कौन थे? पुष्यभूति। तो इसके संस्थापक बोले जाते हैं पुष्यभूति। तो ये दोस्तों कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में कि पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के संस्थापक कौन है, तो वहां पर आपको आंसर देना है पुष्यभूति। और इनकी शुरुआती राजधानी जो थी वो थी थानेश्वर। क्या थी? थानेश्वर। दोस्तों, थानेश्वर जो है वो पंजाब और हरियाणा का एक क्षेत्र माना जाता था। तो उस टाइम पर उनकी राजधानी क्या मानी जाती थी? वो थी थानेश्वर। तो दोस्तों, इस वंश में जो चौथा शासक होता है प्रभाकर वर्धन। कौन होता है? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के बाद ही आपको इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो देखने को मिलते हैं। तो प्रभाकर वर्धन जो था इस वंश का चौथा प्रतापी राजा था। इसके दो पुत्र थे एवं एक पुत्री थी। क्या था? जो प्रभाकर वर्धन था ये चौथा शासक था वर्धन वंश का, और इसके दो पुत्र थे और एक पुत्री थी। पुत्रों के नाम क्रमशः थे राजवर्धन जो कि बड़ा पुत्र था और हर्षवर्धन जो कि छोटा पुत्र था, और इसकी पुत्री थी जिसका नाम था राजश्री। कहीं पर राजश्री देखने को मिलता है, कहीं पर राजश्री। तो दोस्तों, जो राजश्री का विवाह होता है वो होता है भूखरी वंश के राजा। किस वंश के राजा? भूखरी वंश के राजा ग्रहवर्मन से होता है। ग्रहवर्मन जो है वो कहाँ पे होते हैं? वो कन्नौज। कहाँ पे होते हैं? कन्नौज के राजा होते हैं। जिससे विवाह किसका होता है? हर्षवर्धन और राजवर्धन की बहन का, जिसका नाम होता है राजश्री। तो राजश्री का जो विवाह होता है वो भूखरी वंश के राजा ग्रहवर्मन से होता है। ठीक है। ये जो थे वर्धन वंश, ये जो है वैष्णव धर्म को मानते थे और बौद्ध धर्म के संरक्षक के रूप में भी जाने गए हैं। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है, जिसके पश्चात उसका पुत्र कहाँ बैठता है? राजगद्दी में बैठता है, जिसका नाम क्या होता है? राजवर्धन। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद उसका बड़ा बेटा राजवर्धन क्या होता है? गद्दी पर बैठता है। इसी दौरान मालवा के शासक, किसके शासक? मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मन, किसकी? ग्रहवर्मन। ग्रहवर्मन कौन था? कन्नौज का शासक था जो कि राजश्री का पति था। उसकी हत्या कर देता है। क्या कर देता है? हत्या कर देता है। कौन? देवगुप्त। और राजश्री को क्या करता है? अपने साथ बंधक बना के ले जाता है। राजवर्धन देवगुप्त को मारकर अपनी बहन को छुड़ा लाता है और अपने मित्र देवगुप्त की हत्या का बदला लेने के लिए क्या होते हैं? गौड़ राजा जो होते हैं शशांक, जो कि वेस्ट बंगाल के होते हैं, क्या होता है कि देवगुप्त जो होता है ग्रहवर्मन को मार देता है। देवगुप्त जो है मालवा के शासक होते हैं, वो क्या करते हैं? ग्रहवर्मन जो कि कन्नौज के शासक होते हैं और राजश्री के हस्बैंड होते हैं, उनको क्या करता है? हत्या कर देता है। कौन? ग्रहवर्मन। और राजश्री को बंधक बना लेता है, जिसका बदला लेने के राजवर्धन जो होते हैं वो राजश्री के भाई होते हैं। वो क्या करते हैं? देवगुप्त को मारकर अपनी सिस्टर को छुड़ा लाते हैं और अपने जो ग्रहवर्मन होते हैं उनकी मौत का बदला लेते हैं और कन्नौज को अपने राज्य में मिलाने की कोशिश करते हैं। तभी क्या होता है? जो देवगुप्त होता है, देवगुप्त का मित्र, कौन? जो देवगुप्त होता है, देवगुप्त का मित्र कौन? राजा शशांक जो कि वेस्ट बंगाल का शासक था, वो राजवर्धन को धोखे से मार देता है। कौन मार देता है? जो देवगुप्त होता है, देवगुप्त का जो दोस्त होता है, मित्र होता है, वो कौन होता है? शशांक, जो कि वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल का शासक होता है। वो क्या करता है? अपने दोस्त की मृत्यु का बदला लेने के लिए राजवर्धन को धोखे से मार देता है।
अब राजवर्धन की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो इस वंश की गद्दी पर जो बैठता है वो बैठता है हर्षवर्धन, जो कि राजवर्धन का छोटा भाई होता है। कौन बैठता है? हर्षवर्धन बैठता है, जो कि राजवर्धन की छोटा भाई होता है। जब हर्षवर्धन गद्दी पर बैठता है 606 ईस्वी में, तो उसकी उम्र महज 16 वर्ष की होती है। कितने वर्ष की होती है? 16 वर्ष की होती है। और हर्ष की जो माता का नाम होता है वो होता है यशोमती। क्या नाम होता है? यशोमती। और हर्ष अपनी राजधानी को चेंज करता है और थानेश्वर से हटा के कहाँ करता है? कन्नौज। कहाँ करता है? कन्नौज। हर्षवर्धन को दोस्तों शिलादित्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिलादित्य भी कहा जाता है। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया था। हर्ष का जो दरबारी कवि था वो था बाणभट्ट। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसको याद कर लीजिए आप कि हर्ष का दरबारी कवि कौन था, तो वो होता है हमारा बाणभट्ट, जिनकी प्रमुख रचनाएं हैं हर्षचरित, कादंबरी, पार्वती प्रणय। इन्हीं से हमें इस वंश की जानकारी मिलती है या हर्ष के चरित्र के बारे में इन्हीं से हमें पता चलता है। हर्ष को दोस्तों कविताएं लिखने का बहुत शौक था। क्या था? जो हर्षवर्धन था उसको कविताएं लिखने का, नाटक लिखने का काफ़ी शौक था, तो इसीलिए उसे क्या बोला गया है? कविताएं या कला या साहित्य का संरक्षक भी उसे माना गया है। हर्षवर्धन ने भी दोस्तों कई नाटक लिखे हैं, जिसमें से प्रमुख नाटक हैं प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। क्या क्या है? प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। ये किसकी रचना है? ये हर्षवर्धन की रचना है। और बाणभट्ट की जो प्रमुख रचना है वो है हर्षचरित, कादंबरी, पार्वती प्रणय। ये तीन इनकी हैं और ये तीन नाटक किसके हैं? ये हर्षवर्धन के नाटक हैं। दोस्तों इसे हिंदू शासक भी कहा गया है, अंतिम हिंदू शासक। किसे? हर्षवर्धन को अंतिम हिंदू शासक भी कहा गया है। कहा यह जाता है कि हिंदू शासक जो है इसके बाद जो है इतने प्रतापी नहीं थे जितने कि हर्षवर्धन को माना गया है। 641 ईस्वी में इसने मगध राज की उपाधि भी धारण की थी। किसकी? 641 ईस्वी में मगध राज की उपाधि धारण की थी। किसने? हर्षवर्धन ने। और इसे क्या कहा जाता था? शिलादित्य भी कहा जाता था। हर्षचरित में हर्ष को सभी देवताओं का सम्मिलित अवतार माना गया है। क्या माना गया है? जो हर्षचरित है किसकी? बाणभट्ट की जो रचना है उसमें हर्षवर्धन को क्या माना गया है? हर्षवर्धन को दोस्तों सभी देवताओं का सम्मिलित अवतार माना गया है। उत्तर भारत में अपना सुदृढ़ साम्राज्य स्थापित करता है कौन? हर्षवर्धन। दोस्तों जो भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है उसका जो है पूरा ये क्या कर लेता है? अपना साम्राज्य बढ़ा लेता है। बताया मैंने आपको, उत्तर में ये शुरू करता है और दक्षिण में नर्मदा तक की ये अपना साम्राज्य को क्या करता है? विस्तार कर लेता है। इसी के समय पर, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, आपको ध्यान रखना है। इसी के समय पर एक चीनी यात्री आता है जिसका नाम है हेनसांग। 635 ईस्वी में आता है हर्षवर्धन के दरबार में। तो हर्षवर्धन के दरबार में कौन आता है? हेनसांग। 635 ईस्वी में आता है। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक थी सीयूकी। क्या थी? सीयूकी, जो कि एक बौद्ध ग्रंथ था जिससे हर्ष के बारे में जानकारी मिलती है। क्या मिलती है? हर्ष के बारे में जानकारी इस पुस्तक से भी प्राप्त होती है। पुस्तक किसकी थी? यह थी चीनी यात्री हेनसांग की थी, जो कि 635 ईस्वी में आया था हर्षवर्धन के दरबार में। हर्षवर्धन के समय में भूमि कर 1/6 लिया जाता था। दोस्तों जो हर्षवर्धन के शासन में जो भूमि कर लिया जाता था वो कितना लिया जाता था? वो पूरी फसल का या पूरी भूमि का 1/6, मतलब 6 में 1 भाग कर के रूप में लिया जाता था। हेनसांग ने अपनी पुस्तक में कृषकों को शूद्र कहा है। क्या कहा है? शूद्रक कहा है। किसने? हेनसांग ने कृषकों को अपनी पुस्तक में क्या माना है? शूद्रक कहा है। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र का यूज होता था। किस यंत्र का यूज होता था? तुला यंत्र का यूज होता था। किसके शासक में? हर्षचरित में जो है, हर्षचरित जो रचना है उसमें सिंचाई के साधन के रूप में क्या बोला गया है? तुला यंत्र का उल्लेख किया गया है। इसके समय में मथुरा जो होता है वहां पे दोस्तों सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए मशहूर होता है। किसके समय में? हर्षवर्धन के समय में जो मथुरा होता है वहां पर सूती वस्त्र का निर्माण अधिक होता है।
हर्ष कला एवं साहित्य का पोषक कहा गया है। जैसा कि आपको मैंने बताया है कि इसको जो है कविताएं लिखना या साहित्य लिखना काफ़ी पसंद था। यह एक वीणा वादक भी था, इसे वीणा बजाना भी आता था। हर्षवर्धन को दक्षिणी शासक पुलकेशिन द्वितीय ने आगे बढ़ने से रोका था। जब ये दोस्तों आगे बढ़ रहे होते हैं तो वही नर्मदा नदी पे कौन रोकता है इसको? वो रोकता है पुलकेशिन द्वितीय। इन दोनों के बीच में एक घमासान युद्ध होता है जो कि कहाँ लड़ा जाता है? नर्मदा नदी के तट पर लड़ा जाता है। और इसमें हर्षवर्धन को हार का सामना करना पड़ता है। किसको हार का सामना करना पड़ता है? हर्षवर्धन को हार का सामना करना पड़ता है। इसकी जो जानकारी है वो हमें मिलती है पुलकेशिन ने ऐहोल अभिलेख, कौन सा? ऐहोल अभिलेख का निर्माण कराया था उससे। पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी क्या होती? वो होती वातापी। और कल्हड़ होते हैं जिनकी जो रचना है राजतंगनी। इसमें क्या होता है? जम्मू कश्मीर के बारे में वर्णन पूरा देखने को मिलता है। हर्षवर्धन के शासन की जानकारी बाणभट्ट की रचनाओं से मिलती है। हर्ष की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो काफ़ी सुदृढ़ मानी जाती थी। जो इसकी प्रशासनिक व्यवस्था थी वो काफ़ी सुदृढ़ और मजबूत मानी जाती थी। सम्राट की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होता था। इनकी जो व्यवस्था में क्या होता था? सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन होता था जिसे सिंहनाथ हर्ष का महासेनापति था। क्या था? सिंहनाथ जो होता है वो महासेनापति था। किसका? हर्ष का। हर्ष के शासनकाल के समय में प्रयाग में हर 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित होता था। कब होता था? हर 5वें वर्ष वो एक समारोह आयोजित करता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा गया। क्या कहा गया? महामोक्ष परिषद कहा गया। हेनसांग ने स्वयं 6वें समारोह में क्या किया था? हिस्सा लिया था। और इनके राज्य में दोस्तों हर्षचरित के अनुसार सिंहनाथ जो होता था वो क्या होता था? प्रधान सेनापति। कुंतल जो होता था वो अश्वसेना प्रधान होता था। स्कंदगुप्त किसे कहा जाता था? जो गज सेना का जो प्रमुख होता था उसे स्कंदगुप्त कहा जाता था। जो अश्वसेना का प्रमुख होता था उसे कुंतल कहा जाता था। और पैदल सेना का जो प्रमुख होता था उसे बोलते थे बलाधिकृत। और मंत्री को क्या बोलते थे? सचिव या अमृत्य। क्या बोलते थे? सचिव या अमृत्य। जो दोस्तों इसके टाइम पे जो टैक्स लिया जाता था भूमि कर, वो मेन 3 होता था जिसे कहते थे भाग, हिरण्य और बलि। क्या कहते थे? भाग, हिरण्य और बलि। और पुलिस कर्मियों को भाट या चाट नाम से भी जाना जाता था। किसके समय में? हर्षवर्धन के समय में। तो दोस्तों ये हर्षवर्धन के बारे में पूरी जानकारी थी। पुष्पभूत या वर्धन वंश के बारे में पूरी जानकारी थी। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो की सारी जानकारी उपलब्ध हो सके। धन्यवाद।